Hi, my dear student. Welcome to Mastermind Physics classes 1840 by your loving teacher, Mr. S.K. Sinha. My dear student, in the last session we have discussed about the different kind of forces. For example, the gravitational forces, normal forces, tension forces, and also talk about the origin of this kind of forces. And also हमने एक्सप्लेन किया था न्यूटन फर्स्ट लॉ को और कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में बतलाया था. फ्री बॉडी डायग्राम हमने कैसे ड्रॉ किया जाए, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग दिखाते हैं, तो वो भी हमने सीखा था. और लामीज थ्योरम के भी बात किया था. तो हम लोग यहाँ पर रिकैप ले रहे हैं कि कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उस केसेस में हम लोग क्या होता है, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा, एक सिंपल एग्जांपल कि अगर एक बॉडी अगर हमारा है, हम लोग मान लेते हैं कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है. तो अगर यहाँ पर एक फोर्स F1 लग रहा है इस डायरेक्शन में, और F2 हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, F3 हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और F4 हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, F4 इस डायरेक्शन में लग रहा है. तो अगर कहें कि ये बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या होगा, नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या होगा, ये जीरो होगा. यानी विच मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि F1 प्लस F2 plus F3 plus F4 that must be equal to 0. अब यहाँ पर F1 F2 F3 प्लस F4 इक्वल टू 0 हमने बात किया था कि ये बॉडी अगर हमारा नेट फोर्स यहाँ पर 0 है तो बॉडी हमारा क्या होगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा. और यहीं पर अगर हम लोग इसको कंपोनेंट के फॉर्म में कहें तो चूंकि F का तीन का अगर ये अगर हमारा प्लेन में तो दो कंपोनेंट में होगा, तो फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्स एक्सिस वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस 0 होना चाहिए. अगर बॉडी हमारा स्पेस में है तो नेट फोर्स अलोंग द जेड एक्सिस क्या होना चाहिए, एफ जेड मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए. एफ जेड मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा, 0 होना चाहिए. तो ये कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है. और यहाँ पर बताए थे कि अगर, और हमने एक थ्योरम की बात किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, लामीज थ्योरम जिसका नाम है. तो लामीज थ्योरम में ये बताया कि कोई भी बॉडी पर अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस लग रहा है और तीनों कॉन्करेंट फोर्सेस के कारण बॉडी हमारा इक्विलिब्रियम में है, तब हम लोग कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पर कहो कि अगर एक बॉडी है और इस पर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस, अगर F1 इस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, और F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है, और F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है, F3 इस डायरेक्शन में लग रहा है. अगर यहाँ पर एक बॉडी ले लेते हैं, और ये कहते हैं दिस एंगल इज अल्फा, दिस एंगल इज बीटा, और दिस एंगल इज गामा, दिस एंगल गामा है. तो F1 के जो अपोजिट वाला एंगल है, F1 के जो अपोजिट वाला एंगल है उसको ले लेना है होता है. और हम लोग लिखते हैं कि F1 बाई साइन बीटा, F1 बाई साइन बीटा, ये रेशियो जो इक्वल होगा F2 बाई साइन गामा के बराबर होगा, F2 बाई साइन गामा के बराबर होगा, F2 बाई साइन गामा. और ये F3 के अपोजिट वाला एंगल लेना होगा साइन का, तो F3 बाई साइन अल्फा के बराबर होगा. तो बेसिकली हम लोग इसी दोनों थ्योरम का यूज करेंगे, इसी दोनों कॉन्सेप्ट, थ्योरम नहीं कहें, इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए. तो चलें हम लोग जो है सो पहले प्रॉब्लम पर आते हैं और हम लोग वहाँ पर देखते हैं. एक साधारण सा आसान सा प्रॉब्लम ले रहे हैं आप लोगों के सामने, और वहाँ से हम लोग जो है सो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम निकाल रहे हैं बेटा. सपोज करो कि आपके पास एक फिक्स सपोर्ट है, दिस इज आवर फिक्स सपोर्ट, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, और यहाँ से दो रोप है और उसके साथ एक मास M अटैच्ड है, और यहाँ पर एक टेंशन T1 डेवलप हो रहा है, यहाँ पर एक टेंशन T2 डेवलप हो रहा है. टेंशन T1 और T2 यहाँ पर बेटा डेवलप हो रहा है. और यहाँ पर जो है सो ये जो एंगल है, ये एंगल हमारा कहें कि थीटा एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो है सो फाई एंगल बन रहा है. तो हम लोग को क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम. हम लोग को T2 का वैल्यू निकालना है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो. फाइंड द वैल्यू ऑफ T2 की वैल्यू निकालना है. T2 बराबर वाट फॉर इंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम. ये कंडीशंस हमारा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. तो हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर हम लोग जो है डिफरेंट, अगर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लें, एक पॉइंट 1 को ले लेते हैं, इस पॉइंट को 1 कर लेते हैं बेटा, इस पॉइंट को 1 कर लेते हैं. यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर दिखा दिया, ये पॉइंट 1 वाले को दिखा दो, एक पॉइंट 1 दिखा दो, और यहाँ पर T2 दिखा दो, यहाँ से T2 दिखा दिया. और ये एंगल फाई है, तो ये एंगल फाई है बेटा, तो ये एंगल हो जाएगा T2 cos फाई, T2 cos फाई. और इधर कितना हो जाएगा, इधर ये cos फाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T2 sin फाई.
T2 sin फाई हो जाएगा बेटा। और इधर देखो, अगर इस तरफ अगर आप और बड़ा बना दूँ तो थोड़ा सा क्लियर व्यू आएगा आपके पास। तो इस पॉइंट को यहाँ पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर बेटा ये T2 हो जा रहा है और इस तरफ कंपोनेंट, चूँकि ये फाई है तो ये हो जाएगा T2 cos फाई हो जाता है, ये T2 cos फाई हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका T2 sin फाई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये T2 sin फाई हो जा रहा है, T2 sin फाई हो जा रहा है। और यहाँ पर जो कंपोनेंट है ये हमारा T1 है बेटा, ये T1 फोर्स लग रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक T1 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और T1 जब इस फोर्स में लग रहा है तो इसका जो कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन की जब हम लोग बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर इस डायरेक्शन में T1 cos थीटा हो जाएगा, T1 cos थीटा हो जाएगा बेटा, T1 cos थीटा। और इस डायरेक्शन की जब हम लोग बात करेंगे तो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग जाएगा, यहाँ पर T1 cos थीटा है तो यहाँ पर T1 sin थीटा लग जाएगा, T1 sin थीटा लग जाएगा बेटा, T1 sin थीटा लग जाएगा, T1 sin थीटा यहाँ पर लग जाएगा। और इधर जो चूँकि मास है इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर एक मास के कारण एक वेट लगेगा mg। अब हम लोग जो है नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करें तो नेट फोर्स एफेक्ट्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सिग्मा एफेक्ट्स अगर हम लोग कहें कि वह 0, अगर इसको एक्स एक्सिस मान लें, इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लें, तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है T2 cos फाई, एक्स एक्सिस में T2 cos फाई लग रहा है और निगेटिव एक्स एक्सिस में T1 cos थीटा लग रहा है। तो सिग्मा एफेक्ट्स हम लोग लिख सकते हैं T2 cos फाई बराबर T1 cos थीटा, T1 cos थीटा। एक इक्वेशन तो हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है कि हम लोग को निकालना, अगर वाई डायरेक्शन में बेटा देखो, वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स ऑन द वाई डायरेक्शन आप देखो तो एक फोर्स लग रहा है T2 sin फाई और दूसरा लग रहा है T1 sin थीटा और डाउनवर्ड में mg लग रहा है। एक आप यहाँ पर देख सकते हो कि T2 sin फाई। तो सिग्मा एफ वाई की बात करें तो एक इक्वेशन आप इसको मान लो और दूसरा सिग्मा एफ वाई की बात करें तो सिग्मा एफ वाई बराबर 0 अगर आप कहो तो सिग्मा एफ वाई अगर हम लोग 0 कहते हैं तो नेट फोर्स आप क्या दिखा सकते हो, तो T2 sin फाई आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो T2 sin फाई, T2 sin फाई बेटा, T2 sin फाई लिख सकते हो प्लस T1 sin थीटा, प्लस T1 sin थीटा, प्लस T1 sin थीटा, T1 sin थीटा। और नीचे क्या लग रहा है, mg लग रहा है, दैट मस्ट बी इक्वल टू mg। ये हमारा mg हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग T1 निकालना है या T2 निकालना है, बेटा T2 निकालना है तो T2 निकाल सकते हैं, T1 निकालना है तो T2 निकाल सकते हैं। तब यहाँ से हम लोग अगर T2 निकालना है, T1 निकालना है तो T2 का वैल्यू यहाँ से देखो क्या हो सकता है। तो यहाँ से बेटा T2 की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, T2 बराबर लिख सकते हो T1 cos थीटा, T1 cos थीटा बाई cos फाई। ये तो खो जाएगा, cos फाई लिख दिया। अब T2 का वैल्यू यहाँ से रख दो तो T2 का वैल्यू यहाँ, T2 का वैल्यू हो जाएगा T2 का वैल्यू T1 cos थीटा, T1 cos थीटा हो जाएगा, T1 cos थीटा बाई cos फाई, बाई cos फाई। ये हो जाएगा बेटा cos फाई और यहाँ तो sin फाई है ही, यहाँ sin फाई है ही और यहाँ से प्लस T1 sin थीटा तो है ही और इक्वल टू mg हो जाता है। यहाँ से mg हो जाता है बेटा। यहाँ से देख सकते हो कि sin फाई बाई cos फाई कितना हो जाता है, sin फाई बाई cos फाई हमारा tan फाई हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हो तो T1 कॉमन ले लो, यहाँ से हो जाता है बेटा cos थीटा और यहाँ से क्या हो जाता है sin फाई बाई cos थीटा, ये तो tan फाई हो जाता है और ये tan फाई हो गया और यहाँ से कितना हो गया sin थीटा हो गया बेटा और इक्वल टू हो गया mg, इक्वल टू mg हो गया। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो T1 की वैल्यू अगर आप लिखना चाहते हो तो सिंपली यू कैन राइट डाउन, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। तो T1 की वैल्यू आप यहाँ से लिखोगे तो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T1 बराबर आ जाएगा आपको mg, ये हो जाएगा mg और डिवाइडेड cos थीटा tan फाई प्लस sin थीटा। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग बहुत ही आसानी से जो है नेट फोर्स को 0 दिखा के हम लोग जो है सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। चले हम लोग दूसरे नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पर आ रहे हैं। दूसरा नंबर ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसको जो है सो सॉल्व किया जाए। उसको हम लोग लानीस थ्योरम से वहाँ पर सॉल्व करेंगे सो दैट कि आपके पैरेलली जो है कॉन्सेप्ट जो है सो बिल्डअप हो पाए। तो बेटा यहाँ पर एक सिस्टम दिया हुआ है इस तरह से,
आप देखो कि यहाँ पर एक इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि एक सिस्टम जो एक थ्रेड के थ्रू क्या है कि दो थ्रेड है, दो थ्रेड कर सकते हो इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से दिखा दो, और ये फिक्स सपोर्ट से मासलेस थ्रेड है, मासलेस थ्रेड है बेटा, मासलेस थ्रेड है, और मासलेस और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड है। और यहाँ पर जो है सो एक मास जो है 40 kg का हैंग है, 40 kg का हैंग है, 40 kg का हैंग है बेटा। और ये हमारा 53 डिग्री है, ये हमारा 53 डिग्री है, और इसमें टेंशन जो है T1 डिक्लाइन डेवलप हो रहा है, इसमें टेंशन T2 डेवलप हो रहा है, और इसमें टेंशन T3 डेवलप हो रहा है। इस पॉइंट के लिए देखो द टेंशन ही ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, टेंशन जो है हमेशा अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जो लास्ट लेक्चर्स में और लास्ट हमारे सेशन में हमने डिस्कस किया था पूरे टेंशंस और नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो उस वीडियो को जाके आप लोग रिव्यू करेंगे और वहाँ से टेंशंस, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सीखेंगे बेटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ये कहें कि पूरी की पूरी सिस्टम अगर हमारा इक्विलिब्रियम है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1, T2 एंड 3 कहना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको क्या निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 का वैल्यू निकालना है, T1 बराबर वाट, T2 बराबर वाट, और तीसरा निकालना है T3 बराबर वाट फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, हमारा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम हो, उसके लिए हम लोग को ये T1, T2 और T3 की वैल्यू निकालना है। अब चूंकि पूरा सिस्टम हमारा बेटा इक्विलिब्रियम है तो ये मास भी तो इक्विलिब्रियम में होगा। जब मास हमारा इक्विलिब्रियम में होगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है सो अगर मास के लिए बात करें तो मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। यहाँ पर बेटा ये क्या हो जाएगा, टेंशन फोर्सेस ऑलवेज अवे, तो यहाँ से T3 एक्ट होगा, और यहाँ पर ग्रेविटी तो 40G, हाँ 40G यहाँ से कर सकते हैं, 40G। तो T3 बराबर क्या लिख सकते हो, T3 बराबर बेटा आप लिख सकते हो 40 और इंटू कितना 10, तो T3 कितना हो जाता है, T3 आप देख सकते हो बेटा, T3 बराबर हो जाता है 400 न्यूटन, 400 न्यूटन हो जाता है। T3 हमारा देख सकते हो कि T3 हमारा कितना हो जाता है, 400 न्यूटन हो जाता है, T3 हमारा 400 न्यूटन हो जाता है, T3 हमारा 400 न्यूटन हो जा रहा है। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर लामीज थ्योरम, जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि लामीज थ्योरम को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब इस पॉइंट को लो, देखो बेटा इस पॉइंट को 1 कर देते हो, इस पॉइंट को 1 कर देते हो। जैसे ही इस पॉइंट को आपने 1 कहा, अब यहाँ पर फोर्सेस दिखा दो, 3 फोर्सेस है, एक तो T2 है बेटा, एक यहाँ पर T1 लग रहा है 1 को, एक यहाँ पर T1 ने इसको कह दिया, और ये T3 हमेशा अवे लगेगा, तो यहाँ पर T3 कह दिया, ये T3 कह दिया। अब यहाँ पर दिस एंगल ये 53 डिग्री है बेटा, तो ये 53 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस एंगल शुड बी मस्ट बी इक्वल टू 180 माइनस 53 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, अगर इस एंगल की बात करोगे, अगर इस एंगल की अब बात करो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 प्लस 53 हो जाएगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल तो हमने निकाल लिया। अब जाहिर सा बात है कि अगर हमने जो लामीज थ्योरम की बात किया था, लामीज थ्योरम में बेटा क्या करते थे, लामीज थ्योरम की जब हमने बात किया था तो अब हम लोग लिख सकते हैं T2 डिवाइडेड साइन ऑफ द एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से लिख सकते हो आप इसको इस तरह से, यहाँ से T2 साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं इक्वल टू T1 साइन 90 प्लस 50। T1 के देखिए अपोजिट क्या है बेटा, ये है 90 प्लस 50, तो यहाँ से लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 53 डिग्री। और फिर अगर हम लोग बात करते हैं अगर T3, तो T3 के अपोजिट 180 माइनस 53 डिग्री, तो T3 इक्वल टू लिख सकते हैं T3 डिवाइडेड साइन 180 माइनस 53 डिग्री। ये बहुत ही आसानी से बेटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर काम क्या है, अब हमने इतना ने कर दिया तो आसानी से हम लोग जो है सो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखो कि क्या कर सकते हो कि अब यहाँ पर T3 तो हमारा है, T3 तो 400 न्यूटन निकला हुआ है। अगर हम लोग को T2 निकालना है, साइन 90 का वैल्यू 1 निकालना है, तो इसको और इसको ले लें तो काम हमारा हो जाता है बेटा। आप देख सकते हो कि अगर T2 अगर ले लें, T2 और साइन 90 का वैल्यू 1 ले लेते हैं, और T3 का वैल्यू हमने 400 न्यूटन ले लिया,
400 न्यूटन ले लिया, और साइन 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा, ये साइन 53 डिग्री हो जाएगा। साइन 53 डिग्री हो जाता है बेटा, और साइन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 53 डिग्री अगर हम लोगों के पास याद होगा, अगर आपके पास एक मैजिक ट्रायंगल हमने बताया था, मैजिक ट्रायंगल की यहाँ पर अगर ये 53 डिग्री है बेटा, तो इसके सामने वाला एंगल को साइड 4 लेंगे, 53 का 4 और ये चूंकि 53 है तो ये 37 हो जाएगा। 37 छोटा एंगल है तो 3 लेंगे और ये 5 लेंगे, तो साइन 53 कितना होगा, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस 4/5 होता है। तो T2 यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, तो T2 हो जाएगा 400 और साइन 53 कितना हो जाएगा 4/5, 4 और डिवाइडेड 5 ऊपर चला जाएगा तो 4 यहाँ से कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1, यानी 100 इंटू 5, तो यानी T2 कितना आ जाएगा 500 न्यूटन। T2 हमारा 500 न्यूटन आ जा रहा है। तो T2 आसानी से हम लोग 500 न्यूटन निकाल लेते हैं बेटा। और अगर हम लोग बात करें फिर अगर T1 की बात कर सकते हैं तो सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T2। अब यहीं से T2 का 500 डाल देते हैं, T2 का यहाँ पर वैल्यू बेटा 500 डाल दिया और साइन 90 का वैल्यू 1 डाल दिया और T1 वहाँ से डाल दिया, और साइन 90 प्लस 53 कितना हो जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा, कॉस 53 हो जाएगा। और बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि T1 की जो वैल्यू आ जाती है, जो T1 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, T1 की वैल्यू आ जाएगी हमारा 500 और कॉस 53 आप यहाँ से देख सकते हो, कॉस 53 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस 3/5, यानी 3 तो 3/5 कॉस 53 डिग्री, कॉस 53 की बात करते हैं तो T1 आ जाता है, T1 कॉस 53 कॉस्ट यानी 3/5, यानी 3/5 चला जाता है बेटा, 5 का यहाँ से कट जाएगा तो T1 का 100 इंटू 300 न्यूटन आ जाता है। तो बहुत ही आसानी से लामीज थ्योरम का यूज करके हमने इस प्रॉब्लम को माय डियर स्टूडेंट सॉल्व किया बेटा। तो इसमें हमको समझना है कि आइदर आप यूज करें लामीज थ्योरम या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, तो हम लोग जो है सो उसको सॉल्व करके कोई भी प्रॉब्लम्स जो है हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। आप जिसमें आप सुटेबल समझें, आइदर यू विल यूज द लामीज थ्योरम और द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी 0, उसको हेल्प करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चलें कुछ और प्रॉब्लम्स यहाँ पर बेटा हम लोग आ रहे हैं, जो तीसरा नंबर जो प्रॉब्लम्स है वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि एक प्रॉब्लम हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आप लोगों को, कि आप देखो कि यहाँ पर एक जो है सो हमारे पास स्ट्रिंग है, 2 स्ट्रिंग है और 2 स्ट्रिंग के साथ एक यहाँ पर एक पुली जुड़ा हुआ है, मासलेस पुली, और मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये फिक्स है, ये इंड फिक्स है, ये फिक्स, और यहाँ पर एक वेट है, एक वेट का है, इसका मास, इसका वेट है वेट W, ये वेट W है, ये फिक्स है, ये सपोर्ट फिक्स है और ये मासलेस है। पुली और स्ट्रिंग आर मासलेस, पुली एंड स्ट्रिंग्स आर बेटा मासलेस, पुली एंड स्ट्रिंग्स आर मासलेस। और ये एंगल 60 डिग्री बेटा, ये एंगल कह रहे हैं कि 60 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। और यहाँ पर टेंशन अगर हम लोग कहें कि T1 एक्ट हो रहा है यहाँ पर T2, और T2 का वैल्यू बेटा 100 न्यूटन गिवन है, T2 का वैल्यू 100 न्यूटन गिवन है। और यहाँ पर कहें कि यहाँ पर जो टेंशन है तो यहाँ पर टेंशन T डेवलप करेगा, तो यहाँ भी टेंशन T डेवलप करेगा, यहाँ भी टेंशन T। अब यहाँ टेंशन है तो देखो इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पर टेंशन जो है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो इस अगर पुली के लिए देखें तो टेंशन इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में भी टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो TT, और यहाँ पर जो एक्ट करेगा टेंशन तो 2T एक्ट होगा, और इस पॉइंट पर देखें तो टेंशन 2T एक्ट कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो अगर इस बॉडी के लिए अगर आप लिखना चाहते हो फॉर बॉडी 1, अगर बॉडी के लिए लिखना चाहते हो तो फॉर बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम, फॉर बॉडी हाँ के लिए फ्री बॉडी डायग्राम आप दिखा सकते हो। यहाँ पर वेट बेटा W लग रहा है और यहाँ पर T लग रहा है, तो T बराबर W, एक इक्वेशन तो निकल गया। अगर हम लोग टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं तो W का वैल्यू निकल जाएगा, वही W की वैल्यू तो निकालना, क्योंकि W कितना होना चाहिए कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है इक्विलिब्रियम में हो, पूरा का पूरा सिस्टम हमारा
इक्विलिब्रियम में है। ये तो हम इसको लामीज थ्योरम से भी बना सकते हैं बेटा, लेकिन लामीज थ्योरम आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग इसको बना के हमारे कमेंट सेक्शन में वहाँ पर भेजेंगे कि आपका रिजल्ट क्या सही आ रहा है या नहीं। हम लोग इसको नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम जो है वहाँ पर 0 कर रहे हैं। तो इस पॉइंट के लिए ले रहे हैं। यहाँ पर देखो 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, एक T2 है, एक T1 है और एक हमारा 2T है। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ पर लामीज थ्योरम का यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग लामीज थ्योरम का यूज नहीं करेंगे। थोड़ा वहाँ पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट दिखाएंगे। अगर इस पॉइंट का नाम बेटा 1 दे दो, अगर इस पॉइंट का नाम 1 दे दो तो 1 पर हम लोग नेट फोर्सेस दिखा सकते हैं कि 1 पर नेट फोर्सेस कितना लग रहा है। तो 1 पर नेट फोर्सेस यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर नेट फोर्सेस हम लोग दिखें तो 1 पर नेट फोर्सेस 1 पर यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये T2 लग रहा है। अब T2 का है, चूँकि ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है बेटा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये T2 का ये 30 डिग्री है, तो इधर का एक कंपोनेंट ये 30 डिग्री है। तो आप देख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा, T2 cos 30 डिग्री हो जाएगा। और T2 cos 30 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कितना हो जाएगा, ये T2 sin 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री हो जाएगा, ये T2 sin 30 डिग्री हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम लोग T1 वाले फोर्स की बात करें, इस पॉइंट 1 के लिए ले रहे हैं, क्योंकि 1 पर ही तो T1 एक्ट हो रहा है। तो 1 पर T1 की अगर बातें करें तो T1 के लिए आप ये दिखा सकते हो, तो T1 इधर एक्ट हो रहा है और T1 चूंकि ये 60 डिग्री है तो दिस एंगल शुड बी 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो यहाँ से आ जाएगा T1 cos 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। और इधर जो एक्ट हो जाएगा, इधर एक्ट हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री, ये जो एक्ट हो जाएगा ये T1 sin 60 डिग्री, T1 sin 60 डिग्री हो जाएगा, T1 sin 60 डिग्री। और यहाँ पर एक फोर्स टेंशन 2T लग रहा है, टेंशन 2T लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स हम लोग सिंपली लिख देते हैं बेटा, सिग्मा एफ एक्स नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस शुड बी 0। तो एक्स एक्सिस को हमने इधर मान लिया, एक्स एक्सिस को ये कर दिया, वाई एक्सिस को इधर कर दिया बेटा। एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस को वर्टिकल वाई डायरेक्शन में दिखा दिया। सिग्मा एफ एक्स अगर 0 कहें इधर से लिख सकते हो T2 cos 30 डिग्री, देखो T2 cos 30 डिग्री पॉजिटिव है और T1 cos 60 डिग्री जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ से लिख सकते हो T2 cos 30 डिग्री, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू 0। तो उधर चला जाएगा T1 cos 60 डिग्री, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T1 cos 60 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं, T1 और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है बेटा। और T1 cos 60 डिग्री का वैल्यू T1/2 होता है। तो यहाँ से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से T2 आ जाएगा। और बेटा T1 बराबर कितना आ जाएगा, T1 बराबर आ जाएगा आपका T2√3। तो एक रिजल्ट तो आ गया, T1 बराबर T2√3 आ गया। अब अगर हम लोग नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस बेटा लिखना चाहते हैं, नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस अगर की आप बात करें, अब यहाँ पर सिग्मा एफ वाई लिखना चाहते हैं, सिग्मा एफ वाई नेट फोर्स अलोंग द वाई एक्सिस दैट मस्ट बी इक्वल 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, T2 sin थीटा, T2 sin 30 डिग्री, तो T2 sin 30 डिग्री, T2 sin 30 डिग्री लिख दिया, प्लस T1 sin 60 डिग्री, प्लस T1 sin 60 डिग्री लिख दिया बेटा, इक्वल टू 2T नीचे लग रहा है तो 2T नीचे लिख देते हैं, 2T नीचे लिख दिया, इक्वल टू 2T दैट इज इक्वल टू, यानी यहाँ पर इक्वल टू है दैट इज T2। और T1 sin 30 डिग्री, T2 sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, T2 sin 30 का वैल्यू /2 होता है। और T1 sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, T1 और √3/2 इक्वल टू 2T। ये तो 2T आ गया। अब यहाँ से T1 का वैल्यू डाल दो बेटा, T1 बराबर कितना होता है, T2√3। T1 बराबर हम लोग डाल देते हैं 2T√3। तो यहाँ से आ जाता है, देख सकते हो कि T2/2 अब प्लस T1 की जगह पर T2√3 डाल देंगे तो कितना आ जाएगा, T2√3 यानी 3T आ जाएगा। T2√3 यहाँ पर डाल देंगे बेटा, यहाँ पर देखो T2√3 है, यहाँ देखो T2√3 है। तो अगर हम लोग T1 के जगह पर T2√3 डाल दें तो ये T2 हो जाएगा, T2 और √3 का √3 से, तो यानी हो जाएगा कितना, 3T2 आ जाएगा, 3T2 आ जाता है बेटा, 3T2 और ये डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2T2 आ जाता है। अब यहाँ से देखो कि T2 और 3T दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 3T2 और T2 यानी ये बेटा कितना आ जाएगा, 4T2 और ये 2 उधर चला जाएगा तो 4T आ जाएगा। अब यहाँ से बेटा देखो 4 कट गया तो T2 बराबर कितना आ गया, T आ गया,
T2 बराबर कितना आ गया, T आ गया, और T2 हमारा कितना दिया हुआ है 100 न्यूटन, और T बराबर W दिया हुआ है। तो T बराबर, चूंकि T बराबर हमारा आ गया T2 और T2 बराबर आ गया W, तो हम लोग T की वैल्यू हम लोग यहाँ T2 के डाल सकते हैं कितना, 100 न्यूटन डाल सकते हैं। तो वेट अगर हमारा 100 न्यूटन है तो इंटायर सिस्टम क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। द इंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो बहुत ही आसानी से हमने इसको सॉल्व किया माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा आप लोग भी इसको बहुत आसानी ढंग से सॉल्व कर सकते हो। हाँ ऑफ कोर्स आप इस केस में आप लोग लामीज थ्योरम का भी यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इसको लामीज थ्योरम का यूज करके आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट यहाँ पर आता है या नहीं आता, और हमारे कमेंट सेक्शन में जाके इसको वहाँ पर बताएंगे कि आपका रिजल्ट वहाँ पर लामीज थ्योरम के थ्रू आया या नहीं आया। चले बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम पर अब हम लोग आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहे हैं, एक अच्छा सा प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोग के लिए रख रहे हैं। तो कोई कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर बेटा अगर एक फिक्स सपोर्ट यहाँ पर ऐसे दिखा दूँ कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट, यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट दिखा दूँ, और यहाँ से एक फिक्स सपोर्ट और एक स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो है वर्टिकल के साथ अगर ये कहूँ कि थीटा डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो है सो एक पुली, मासलेस पुली के साथ एक ब्लॉक जो है सो 40 kg का अटैच्ड है, और दूसरा ब्लॉक यहाँ पर जो है ये 30 kg का अटैच्ड है, 30 kg का अटैच्ड है, और यहाँ पर टेंशंस जो है T1 एक्ट हो रहा है, यहाँ टेंशंस जो है T2 एक्ट हो रहा है, तो यहाँ भी टेंशंस T2 एक्ट होगा, और यहाँ T3 एक्ट होगा। तो हम लोग को फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच इंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। हम लोग को थीटा का वैल्यू निकालना है कि हमारा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम होकर निकालना है। तो हम लोग को निकालना है थीटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इक्वल टू व्हाट द सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अब बेटा आप समझ लो, ये मासलेस स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस पुली है, मासलेस पुली है, ये टेंशन इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 है, और ये जो स्ट्रिंग है वर्टिकल के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही, ये जो स्ट्रिंग है इसमें T2 टेंशन डेवलप, चूँकि सेम स्ट्रिंग है, यहाँ पर T2 है। ये मास जो है इसका वेट 40 kg, मास 40 kg है, इस मास का जो इसमें टेंशन T3 डेवलप हो रहा है इसका मास 30 kg है। तो इस थीटा का वैल्यू निकालना है कि ये जो पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्वेश्चन बेटा यही है। अब हम लोग चले आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। अगर इस बॉडी के लिए आप दिखाओ तो इस पर बॉडी पर एक वेट लगेगा, तो अगर 1 के लिए आप दिखाओ तो यहाँ पर एक वेट दिखा सकते हो। यहाँ पर आप देखो ये 30 kg, ये 30 इंटू जी mg हो गया, और यहाँ पर T3। तो T3 हम लोग यहाँ से सिंपली कितना लिख सकते हैं, T3 लिख सकते हैं, T3 इक्वल टू विच मीन्स T3 इक्वल टू लिख सकते हैं 30 इंटू जी का वैल्यू अगर 10 ले लें तो T3 हम लोग लिख सकते हैं कितना, 300 न्यूटन, 300 न्यूटन लिख सकते हैं। T3 हम लोग 300 न्यूटन ले सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर T2 की बात करो तो T2 के लिए आप देख सकते हो कि T2 यहाँ पर दिखाओ, तो T2 अगर यहाँ पर दिखाओ तो T2 पर एक वेट लगेगा इधर, तो इधर क्या है कि यहाँ पर 40 G का एक वेट लग रहा है mg, और यहाँ पर क्या लग रहा है T2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T2 बराबर 40 इंटू 10, यानी T2 बराबर कितना हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा, 400 न्यूटन हो जाएगा, 400 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब बेटा अगर हम लोग बात करते हैं इस पॉइंट की बात करते हैं, अगर इस पॉइंट को 1 कहो, इस पॉइंट को 1 कहो, अभी ये पॉइंट को इक्विलिब्रियम में दिखाते हैं, तो इस पॉइंट 1 को इक्विलिब्रियम में दिखाने के लिए 1 को दिखा रहे हैं, ये 1 है बेटा, तो इधर यहाँ पर हम लोग को T2 लग रहा है, और यहाँ पर T1 लग रहा है, और ये थीटा है, तो इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा ये T1 है cos थीटा, और इस तरफ जो कंपोनेंट होगा इसका इस तरफ कंपोनेंट अगर हम लोग दिखाएं तो यहाँ से T1 यहाँ कह दो, और इस तरफ कंपोनेंट अगर हम लोग दिखाएं तो T1 साइन थीटा हो जाएगा, T1 साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर बेटा 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर T3 लग जाएगा, T3 लग जाएगा, ये वाला T3 लग जाएगा बेटा। टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, ये T3 इस पॉइंट पर अवे पॉइंट और T3 लगेगा, क्योंकि टेंशन हमेशा क्या लगता है, अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो टेंशन T3 यहाँ पर ये लग जाएगा, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पर नेट फोर्स
अब नेट फोर्स हम लोग को निकालना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो T2 बराबर क्या लिख सकते हो, T2 बराबर साइन थीटा। अभी नेट फोर्स यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स की बात करें, सिग्मा एफ एक्स 0, तो बेटा एक्स एक्सिस को अगर ये मान लो, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस हम लोग इसी तरफ मान रहे हैं, तो सिग्मा एफ एक्स, तो एक्स एक्सिस में T2 लग रहा है और इधर T1 साइन थीटा लग रहा है, तो क्या लिख सकते हो, T2 बराबर T1 साइन थीटा, क्योंकि दोनों अपोजिट है। एक इक्वेशन तो ये हो गया, T2 बराबर T1 साइन थीटा, और T2 का वैल्यू हम लोग को पता है, T2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 400 न्यूटन, तो यहाँ से 400 और रख देते हैं, और ये रख देते हैं T1 साइन थीटा बेटा, T1 साइन थीटा, और इसका इस इक्वेशन का नाम हम लोग डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, चलो ठीक आ गया। और सिग्मा एफ वाई की बात करो, तो सिग्मा एफ वाई नेट फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस अगर आप देखो बेटा, तो सिग्मा अगर एफ वाई की बात करो, सिग्मा एफ वाई नेट फोर्स अलॉन्ग द वाई एक्सिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से T1 कॉस थीटा इक्वल टू T3, तो T1 कॉस थीटा इक्वल टू T3 आ जाता है। और T3 की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा, T3 की वैल्यू कितना है, 300 न्यूटन है, T3 की वैल्यू 300 न्यूटन है, तो यहाँ से T1 कॉस थीटा बराबर हम लोग कितना डाल सकते हैं, 300 न्यूटन डाल सकते हैं, और इसको भी ब्रैकेट में आप डाल दो। अब यहाँ से इसका इक्वेशन आप देखो, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को देखो, यहाँ साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है, T1 है, T1 है बेटा, आप देख सकते हो कि ये T1 है तो कट जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर इसको इक्वेशन नंबर अगर आप 1 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, तो 1 को 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग 1/2, तो डिवाइडिंग 1/2 आपका क्या आ जाता है बेटा, आप देख सकते हो, डिवाइडिंग 1/2 अगर हम लोग देखें, 1/2 अगर हम लोग करें, T1 तो कट जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर 400/300, 400/300 हो जाएगा, 400/300, 4 कट गया, तो यहाँ से tan थीटा कितना आ गया, tan थीटा आ गया 4/3। तो यहाँ से अगर tan थीटा 4/3 आ गया, तो मैजिक ट्रायंगल आपको हमने सिखाया था, तो मैजिक ट्रायंगल में आपने क्या देखा था बेटा, मैजिक ट्रायंगल में आपने तो यही तो देखा था, मैजिक ट्रायंगल की अगर जब बात कर रहे थे हम लोग, तो मैजिक ट्रायंगल में तो कहते कि यहाँ पर ये आप देखो कि एक ट्रायंगल बना देना है, अगर ये कहे 53 डिग्री है तो ये 90 हो जाएगा, तो ये 37 हो जाएगा, 53 का सामने वाला साइड को 4 लेना है, 37 वाले साइड के सामने वाला 3 लेना है, तो ये 5 हो जाएगा बेटा। अब tan 53 डिग्री बराबर देखो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 53 डिग्री हो जाता है, तो विच मीन्स हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि tan थीटा, तो tan थीटा यहाँ से लिख सकते हैं 4/3, तो इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 53 डिग्री आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों को ध्यान में रखना है, बहुत आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बेटा। बस जो है सो एक कॉन्सेप्ट आपको डेवलप कर लेना, उसी कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़ना है, एंड आप देखोगे कि आप बहुत सारे के सारे प्रॉब्लम जो है सो बहुत ही आसानी ढंग से आप सॉल्व कर पाओगे बेटा। तो चले हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ पर एक बॉब को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हैं विद द फिक्स सपोर्ट, एक बॉब को हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं विद द फिक्स सपोर्ट। यहाँ पर देखो बेटा कि अगर हम लोग कहें कि ये फिक्स सपोर्ट है, दिस इज आवर फिक्स सपोर्ट, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग से और एक यहाँ पर एक बॉब अटैच्ड है, बॉब इज अटैच्ड जिसका मास m है, हाँ, और ये वर्टिकल के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। इनिशियली वो ए पोजीशन पर है, इनिशियली हमारा जो है बॉब क्या है, ए पोजीशन पर है, इनिशियली जो है हमारा बॉब ए पोजीशन पर है। आफ्टर सम टाइम इस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये जो है बॉब जो है इस बी पोजीशन पर पहुंच जाता है, बी पोजीशन पर पहुंच जाता है, और जब बी पर पहुंचा तो यहाँ पर टेंशन T2 डेवलप होता है, और यहाँ पर टेंशन जो है T1 डेवलप हो रहा है जस्ट बिफोर कटिंग द दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। जो ये स्ट्रिंग जो है इस वर्टिकल वॉल के साथ जो अटैच्ड है, तो कटने से पहले यहाँ पर टेंशन T1 डेवलप हो रहा है, तो हम लोग को T2/T1 निकालना है, T2/T1 निकालना है कि पूरी सिस्टम क्या रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। T2/T1 का वैल्यू क्या होगा कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम लोग ए कंडीशंस के लिए बेटा देख सकते हो कि ए कंडीशंस के लिए अगर आप देखो तो ए के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट दिखा देते हैं, ए के लिए पॉइंट दिखा दो, ए के लिए यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग रहा है,
टेंशन फोर्स ये लग रहा है, यहाँ से बड़ा दिखा दे तो टेंशन से यहाँ पर T1 लग रहा है। अब चूंकि ये 30 डिग्री है तो ये भी बेटा 30 डिग्री होगा, देख सकते हो कि ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट एंगल है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो जा रहा है बेटा, ये 30, तो T1 का इधर से अगर इधर कंपोनेंट लोगे और बड़ा दिखा देते हैं, और बड़ा दिखा देते हैं कि सो दैट आपके क्लियर व्यू आपके आ पाएंगे बेटा। तो यहाँ पर यहाँ से अगर A का दिखाओ तो A का यहाँ पर दिखा रहे हैं A का, तो T1 बेटा इधर लग रहा है, T1 इधर, और 30 डिग्री ये एंगल है तो इधर कितना हो जाएगा T1 cos 30 डिग्री, T1 cos 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री हो जाता है ना बेटा, ये T1 है, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, तो T1 cos 30 डिग्री। और इधर A पर एक जो वेट लग रहा है, A पर यहाँ पर एक वेट लग रहा है mg, तो हम लोग जो है अगर टोटल फोर्स इन द वाई डायरेक्शन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, T1 cos 30 डिग्री माइनस mg इक्वल टू 0, विच मीन्स क्या कि T1 cos 30 डिग्री, यहाँ से लिख सकते हैं T1 cos 30 डिग्री इक्वल टू mg। एक इक्वेशन तो ये लिख सकते हैं पहला वाला, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन हम लोग यहाँ, ऑफ कोर्स इसका एक कंपोनेंट और होगा इधर जो T1 साइन 30 डिग्री होगा, लेकिन इस कंपोनेंट की हमको ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमको इसको हम लोग छोड़ देंगे। बहुत सारे रिजल्ट आते हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं आती है होती है। तो अब हम लोग बी जब पोजीशन पर, जब हम जब स्प्रिंग को कट करते हैं तो बी पोजीशन पर ये स्विंग करता हुआ बॉल बी पोजीशन पर पहुंचता है। जब बी पोजीशन पर पहुंचता है बॉब तो बेटा बी पर अगर आप देखो तो बी पर यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स T2 एक्ट हो रहा है, T2 का एक्ट हो रहा है, और इधर एक ग्रेविटी एक्ट हो रहा है mg, और इधर जो है ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है तो इधर कितना लग जाता है mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री। तो नेट फोर्स अगर हम लोग T2 के सेंस में लिखना चाहें, बॉडी चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो T2 क्या होगा, T2 माइनस mg cos 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो T2 इधर है और mg cos थीटा बेटा इधर है, mg cos 30 डिग्री इधर है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं T2 माइनस mg cos 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो बेटा, यहाँ से लिख सकते हो T2 माइनस mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिख सकते हो T2 बराबर mg cos 30 डिग्री, T2 बराबर mg cos 30 डिग्री लिख सकते हो। तो एक तो इक्वेशन ये आ गया। तो अब हम लोग को T2/T1 निकालना है, T2/T1 निकालना है। तो T2 का वैल्यू डालो, T2/T1, T2 का वैल्यू क्या है mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री, और यहाँ से बेटा देखो T1 का वैल्यू क्या आ जाएगा mg और डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री, डिवाइडेड बाई cos 30 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ जाएगा mg डिवाइडेड बाई cos 30, तो cos 30 ऊपर चला जाएगा तो ये cos 30 डिग्री हो जाएगा, या cos 30 यानी cos स्क्वायर, या mg कट जा रहा है बेटा, mg कट जा रहा है। तो T2/T1 यहाँ से सिंपली आप देख सकते हो कि क्या आ रहा है, T2/T1 आप सिंपली देखो तो क्या आ रहा है, T2/T1 अगर आप देखो बेटा तो T2/T1 हम लोग को सिंपली आ जा रहा है cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3/4। तो T2/T1 कितना आ जाएगा बेटा 3/4 आंसर आ जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रेशियो। अगर ये रिक्वायर्ड रेशियो है तो हम लोगों का रिजल्ट ये आ जाता है, पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। चले बेटा अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आते हैं और वहाँ पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट दिया हुआ है, एक रोप, एक सिस्टम में एक रोप है, मासलेस रोप, मासलेस पुली, और एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ब्लॉक एक मास m है बेटा, ब्लॉक का मास m है। और अब हम लोगों को निकालना है फाइंड द फोर्स exerted by the clamp, ये clamp है, find the force exerted by the clamp on the pulley। हम लोग को निकालना है find the force exerted by the clamp on the pulley,
ऑन द पुली, हम लोग को ये निकालना है। अब हम लोग को क्लैंप के द्वारा पुली पर कितना बड़ा फोर्स लग रहा है वो निकालना है बेटा। इस क्लैंप है जो है, ये क्लैंप जो है कितना बड़ा फोर्स इस पुली पर लगाएगा। और ऑफ कोर्स द स्ट्रिंग एंड द पुली आर मासलेस, स्ट्रिंग एंड द पुली आर मासलेस है। तो अब तो एक फोर्सेस, चूंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है बेटा, तो सिंगल स्ट्रिंग में हम लोग जानते हैं कि टेंशन फोर्सेस क्या होता है, अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग होता है, एंड विच इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो यहाँ पर टेंशन का फोर्स है बेटा। हमने टेंशन, नॉर्मल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल किया है। जिन स्टूडेंट को उसमें दिक्कत हो रहा है, हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाके वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं बेटा। ऐसे तो मेरे सारे के सारे लेक्चर्स इंडिपेंडेंट होते हैं, बट यहाँ पर वहाँ पर अगर आप देखेंगे, वहाँ पर जाएंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स और जो है सो इन्हांस करेंगे बेटा। तो यहाँ पर आप जाइए और यहाँ पर देखिए कि चूँकि टेंशन फोर्सेस है, चूँकि टेंशन फोर्सेस हमेशा कॉन्टैक्ट अवे द पॉइंट लगता है, तो यहाँ पर टेंशन फोर्सेस टी लग जाएगा। अब यहाँ पर कांटेक्ट है तो टेंशन टी लगेगा, यहाँ पर टेंशन टी है तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर टेंशन टी है तो बेटा टेंशन टी लग जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर इस बॉडी के लिए लिखना चाहते हैं, इस मास के लिए एम लिखना चाहते हैं, तो एम के लिए आप देखो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने क्या कहा कि बॉडी को सेपरेट कर लेते हैं सिस्टम से। बॉडी को सेपरेट किया, यहाँ पर टेंशन का फोर्स टी दिखलाया। अब यहाँ पर फोर्स जो है ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। तो अब यहाँ से चूंकि ये बॉडी हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टी माइनस एम जी बराबर 0 लिख सकते हैं। टी माइनस एम जी, नेट फोर्स तो यही हो गया ना, टी माइनस एम जी बराबर 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी बराबर एम जी। एक आ गया, टी बराबर एम जी आ गया। अगर दूसरी बात, अगर हम लोग इस पुली के लिए बातें करते हैं, तो पुली पर आप देख सकते हो कि पुली पर एक जो है सो क्लैंप के द्वारा एक रिएक्शन का फोर्स लगेगा, जो आर लगेगा, रिएक्शन का फोर्स आर लगेगा, और पुली भी जो है क्लैंप पर एक रिएक्शन का फोर्स आर लगाएगी। जितना बड़ा फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ से, तो अगर ये यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आर लग रहा है या रिएक्शन का फोर्स आर लग रहा है, तो इधर भी इस डायरेक्शन में भी आर लगेगा। तो इस हम लोग अगर इस पुली की बातें करते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या एक टेंशन टी लग रहा है, यहाँ पर भी एक टेंशन टी लग रहा है, और जो रिजल्टेंट है वो आर है बेटा। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर है ना, तो आर स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दो वेक्टर का सम हो जाएगा, दैट इज द रिजल्टेंट। तो आर बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं टी स्क्वायर और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2 टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी रूट टू। और टी का वैल्यू कितना है बेटा, टी का वैल्यू है एम जी, तो जो रिएक्शन का फोर्स होगा वो एम जी रूट 2 के बराबर हो जाएगा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है बेटा। तो बहुत ही आसानी से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया बेटा। अब चले, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग आए। अब यहाँ पर जो एक सिस्टम दिया गया है बेटा, यहाँ पर एक सिस्टम दिया गया है इस तरह से, और यहाँ पर एक मासलेस पुली है। मासलेस पुली के साथ जो है सो 2 स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ पर ये एक स्ट्रिंग, और यहाँ पर एक आपका बॉक्स दिया हुआ है। बॉक्स के साथ एक बॉक्स में एक इस बॉक्स में कहें या लिफ्ट में एक बॉयज खड़ा है, जो इस स्ट्रिंग पर एक फोर्स लगा रहा है एफ इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप सो दैट द एंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द रोप सो दैट द एंटायर सिस्टम शुड बी इन इक्विलिब्रियम। अब बॉयज का मास जो है m है, बॉयज का मास m है, और इस कैबिन का मास m है, इस कैबिन का मास बेटा m है। बॉयज का मास स्मॉल m है, बॉयज का मास स्मॉल m है, इस कैबिन का मास कैपिटल m है। तो ये बॉय जो है रोप पर कितना बड़ा फोर्स लगा है बेटा, ये बॉय जो है इस रोप पर कितना बड़ा फोर्स लगा है, ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहे, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो। ये बॉय जो है, तो जाहिर सा बात है कि बॉय जो है रस्सी को नीचे की ओर खींचेगा, तो मान लेते हैं कि एफ फोर्स लगा रहा है। हाँ,
तो F फोर्स लगा रहा है। अगर इस बॉयज के लिए आप देखो तो बॉयज यहाँ पर एक क्या लगा रहा है, एक टेंशन का फोर्स, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लगेगा T, आगे एक टेंशन और एक बॉयज इस पर फोर्स लगा रहा है F रोप पर। तो हम लोग लिख सकते हैं कि T बराबर F कर सकते हैं कि T बराबर F, यानी F जो है जितना बड़ा टेंशन इसको खींचने से, जितना बॉयज जितने बड़े टेंशन से इसको खींच रहा है उतना ही बड़ा ये टेंशन जो है जस्ट फोर्स के अपोजिट है, उतना ही बड़ा जितना इस रूप में टेंशन अगर डेवलप हो रहा है उतना ही बड़ा फोर्स अगर बॉय लगा है तो ये बॉडी हमारा क्या होगा, पूरे सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। तो अगर हम लोग कहें कि इस बॉयज को और इस बॉक्स को एक सिस्टम मान लें, बॉयज और बॉक्स को क्या मान लें, एक सिस्टम मान लें, बॉयज और बॉक्स को एक सिस्टम मान लें, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इस पर जो है टोटल फोर्सेस कितना लग रहा है। तो टोटल फोर्सेस यहाँ पर देखें तो बॉयज पर और लिफ्ट पर जो टोटल फोर्सेस लग रहा है, इस पॉइंट मान लेते हैं, ये बॉयज है, बॉक्स है, बॉयज और बॉक्स पर यहाँ पर जो टोटल फोर्सेस लग रहा है, तो एक तो टेंशन है यहाँ, एक टेंशन है यहाँ, तो एक बेटा कह सकते हैं कि 2T, और यहाँ जो वेट लग रहा है बेटा, तो एक मास इसका बॉक्स का मास और एक इसका, एक बॉक्स का मास एक मैन का मास, तो यहाँ से लग रहा है m प्लस m स्मॉल m I इंटू जी, ये तो लगता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से आप आसानी से लिख सकते हो कि 2T इक्वल टू कैपिटल M प्लस m I इंटू स्मॉल जी। तो यहाँ से बेटा क्या लिख सकते हो कि T बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m I इंटू जी बाई टी। तो यही तो हो जाएगा, दैट इज द फोर्स। और ये T जो है इतना ही बड़ा फोर्स आता, तो F जो है, जो मैन जो फोर्स लगाएगा, चूंकि T बराबर F, तो मैन जो फोर्स लगाएगा रोक पर, वो इतना बड़ा अगर फोर्स लगाता है M प्लस कैपिटल M मास ऑफ द मैन, मास ऑफ द बॉक्स इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 2। अगर इतना बड़ा फोर्स अगर मैन लगा रहा है रोप पर, तो हमारा ये जो पूरी का पूरा सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होगा, वो मूव नहीं करेगा। चलें नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर अगर हम देखा जाए कि यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम और ले रहा हूँ कि बेटा इसको इस तरह से, हाँ, अब यहाँ पर मैं कहूँ कि एक पुली है, ये मासलेस पुली, ये मासलेस पुली यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मासलेस पुली यहाँ पर दिखाया, और यहाँ से कहता हूँ कि ये, और यहाँ पर एक मासलेस प्लैंक है, मासलेस प्लैंक है, मासलेस प्लैंक है। और यहाँ पर बेटा एक रोप है, यहाँ पर एक मैन है जो इसको रस्सी को खींच रहा है, और मैन का मास अगर स्मॉल m है, मैन का मास क्या है, स्मॉल m है, मैन का मास स्मॉल m। अब इस प्रॉब्लम में देखना क्या है कि ये पुली हमारा मासलेस है बेटा, ये पुली हमारा क्या है, पुली हमारा मासलेस है, पुली हमारा मासलेस है। दिस पुली इज मासलेस, स्टिंग आर आल्सो मासलेस, दिस पुली इज आल्सो मासलेस, स्टिंग आर आल्सो मासलेस। और ये जो है, ये प्लैंक जो है, दिस इज आल्सो द मासलेस प्लैंक है। मासलेस तो नहीं होगा, हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि सीधा मासलेस है। और ये मैन का जो मास है स्मॉल m है, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये कितना बड़ा फोर्स जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा है। मान लेते हैं कि F बड़ा जो है फोर्स ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। समझ लें आप, कंडीशन को आप समझें कि ये जो है, ये मासलेस पुली है बेटा, और यहाँ से ये फिक्स्ड है, और ये मासलेस रोप है, यहाँ पर दूसरा नंबर पुली है, इस बॉक्स से अटैच्ड है। ये बॉक्स या प्लैंक है, मासलेस प्लैंक है, मासलेस प्लैंक से अटैच्ड है। यहाँ पर एक आदमी है जिसका मास स्मॉल m है, और इस एक एंड ऑफ द रोप को ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस दिखा सकते हैं, कितना बड़ा फोर्स लगा इस रोप पर कि वो हमारा इक्विलिब्रियम में रहे। तो पहले मैन के लिए अगर आप देखो तो यहाँ पर एक टेंशन फोर्स दिखा देते हैं, यहाँ पर टेंशन T लग जाएगा, तो यहाँ पर भी टेंशन T लग जाएगा। यहाँ पर टेंशन क्या हो जाएगा, T है, तो यहाँ 2T हो जाएगा।
और यहाँ पर देखो तो 2T हो जाएगा, यहाँ पर देखो तो 2T हो जाएगा। ये तो फोर्सेस का टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। टेंशन का जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो मैन के लिए आप लिख सकते हो, फॉर मैन आप बेटा क्या लिख सकते हो, फॉर मैन देखो तो फॉर मैन के लिए अगर आप देखो तो मैन के लिए अगर मैं बात करूं तो मैन के लिए आप देखो तो क्या लग सकता है, मैन के लिए अगर आप देखो तो एक नॉर्मल का फोर्स लगेगा। तो बेटा एक नॉर्मल का फोर्स इधर लग रहा है और एक नॉर्मल यहाँ पर लग रहा है और एक टेंशन का फोर्स तो लगा ही रहा है रोप पर। तो टेंशन का फोर्स बेटा ये हो गया और एक इसकी ग्रेविटी हो गई, mg हो गई। ये फोर्स हो गया मैन पर, फॉर मैन के लिए। तो अब टोटल फोर्स हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा एफ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई एक्सिस इधर मान ले रहे हैं बेटा और एक्स एक्सिस इधर मान लें तो सिग्मा एफ वाई 0, तो टी प्लस एन क्या लिख सकते हो, टी प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू 0, तो एम जी उधर चला जाएगा, टी प्लस एन इक्वल टू एम जी। इक्वेशन नंबर 1 इसको कह दो। और फॉर प्लैंक अब लिखना है बेटा, प्लैंक के लिए आपको लिखना है तो प्लैंक के लिए आप क्या कर सकते हो, फॉर प्लैंक। तो प्लैंक के लिए आप देखो तो प्लैंक के लिए आप देखो कि प्लैंक पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो प्लैंक पर आप देख सकते हो कि प्लैंक है ये, हाँ, तो प्लैंक पर आप देख सकते हो कि एक तो टेंशन यहाँ पर है टी, एक टेंशन यहाँ पर टी डेवलप हो रहा है, एक टेंशन यहाँ पर टी और एक यहाँ टी 2T है। तो एक टेंशन यहाँ पर हमने टी दिखा दिया और एक टेंशन यहाँ पर 2T दिखा दिया। और एक नॉर्मल रिएक्शन जो लगेगा मैन, चूंकि प्लैंक जो है मैन पर लगा रहा है तो मैन भी तो प्लैंक पर लगाएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन एक नीचे एन की ओर लगेगा। तो अब यहाँ से कितना फोर्स लगा सकते हैं, यही अब नेट वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स, तो 2T और T हो जाएगा 3T। नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन 2T और T हो जाएगा बेटा, आप देख सकते हो कि 2T और T नेट फोर्स इन द वाई डायरेक्शन। और डाउनवर्ड में क्या है, माइनस एन, तो 2T माइनस 2T प्लस T यानी 3T माइनस एन इक्वल टू 0 यानी 3T इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एन, कि 3T इक्वल टू एन लिख सकते हैं। और एन की जगह पर यहाँ पर 3T डाल दो बेटा, तो यहाँ पर इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 डालो, एन के जगह पर आप डाल दो 3T, तो एन के जगह पर आप 3T डालो यहाँ पर, देखो रिजल्ट अल्टीमेटली आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से T डालो और एन की जगह पर 3T डाल दो, इक्वल टू mg डाल दो, हाँ इक्वल टू mg डाल दो। तो अब यहाँ से देखो कि क्या आ जा रहा है, तो यहाँ से आ जा रहा है 4T बराबर क्या आ जा रहा है mg, तो T बराबर क्या आ जा रहा है mg/4। अगर मास कहें कि मैन का वेट अगर 60 kg है, मैन का वेट बेटा कहें कि 60 kg है, वेट ऑफ द मैन अगर हम कहें कि 60 kg है, तो आसानी से टेंशन का फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं। मैन का वेट 60 ले सकते हैं, 70 जो भी आपको सुटेबल लगे। तो T बराबर 60 और G का वैल्यू 10 ले लो, तो 4 ले लिया, 4 का यहाँ से 15 हो गया और टेंशन का वैल्यू हो गया 150 न्यूटन। यानी मैन जो है उस रोप पर कितना बड़ा, चूंकि F बराबर T है ना बेटा, F बराबर क्या है, मैन जो है बराबर T लगा रहा है ना, तो मैन जो है टेंशन जो है कितना बड़ा फोर्स लगाएगा, 150 न्यूटन का फोर्स अगर इस रोप पर लगाता है तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या होगा, द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, द होल सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा हम लोग अब आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है, अच्छा सा प्रॉब्लम बेटा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कार्ट है, एक कार्ट है जो इस स्मूथ सरफेस पर, ये कार्ट जो है स्मूथ सरफेस पर मूव कर रहा है, फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस पर। ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है बेटा, ये फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस है और यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है जो स्ट्रिंग के साथ यहाँ पर थीटा 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये 30 डिग्री है, चूँकि ये भी 30 डिग्री है बेटा। और इसका वेट अगर हम लोग कहें, इसका वेट अगर हम लोग कहें W है, मास अगर हम कहें, हम लोग कह सकते हैं कि मास इसका m है, मास इसका m है। तो और इस पर, इस कार्ट पर जो है F फोर्स हॉरिजॉन्टल लगा रहा है, F फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल एजेंट जो है इस डायरेक्शन में F फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग को फाइंड करना है कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F।
so that the entire system should be in equilibrium, so that the entire system should be in equilibrium. तो इंटायर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो इसको हम लोग ब्लॉक को दिखा दें, फिर कार्ड को दिखा दें. तो फॉर ब्लॉक हम लोग लिख रहे हैं बेटा, तो फॉर ब्लॉक के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो आप, फॉर ब्लॉक ये ब्लॉक का है. तो ब्लॉक के लिए अगर एक इंक्लाइन प्लेन पर आप दिखाओ, तो थोड़ा सा और इंक्लाइन दिखा दूं, तो एक ब्लॉक है तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है बेटा. तो इधर तो नॉर्मल लग जाएगा और इधर लग जाएगा टेंशन और इधर लग जाएगा आपका क्या, mg. तो ये तो mg इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg cos 30 डिग्री और इधर कितना हो जाएगा mg sin 30 डिग्री, mg sin 30 डिग्री हो जाएगा, mg sin 30 डिग्री हो जाएगा. तो नेट फोर्स तो ये लग जाएगा. एक टेंशन का फोर्स यहाँ पर टेंशन लग जाएगा, नॉर्मल का फोर्स बेटा ये, और ग्रेविटी का फोर्स यहाँ पर जो दिखा रहे हैं mg cos थीटा, यहाँ पर mg लगेगा, mg cos 30 डिग्री. तो यहाँ से लिख सकते हैं टोटल फोर्स डाउन अलोंग द, चूँकि ये भी हमारा क्या होना चाहिए, ब्लॉक हमारा इक्विलिब्रियम में है. अगर आप इसको और थोड़ा सा हम इसको क्लियर वे में दिखाएं तो दैट विल बी द बेटर, आई थिंक सो बेटा. तो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं आपके लिए दिखा रहे हैं कि एक बड़ा सा डायग्राम, ब्लॉक को दिखा दो आप, ब्लॉक को दिखा दो. तो एक नॉर्मल, इस सरफेस के कारण एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगने के कारण एक यहाँ पर ग्रेविटी लगेगा, चूँकि इसकी मास स्मॉल m है. इधर इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना लगेगा, mg cos 30 डिग्री, mg cos 30 डिग्री. चूँकि ये 30 डिग्री है बेटा, चूँकि mg cos 30 डिग्री है, तो इधर कितना लगेगा, mg sin 30 डिग्री लगेगा, mg sin 30. और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स लग सकता है, यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स है, तो यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स दिखा सकते हैं. तो टोटल फोर्स अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन अगर हम लोग को लिखना है, और ये हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग को क्या लिखना होगा, टोटल फोर्स तो n माइनस mg cos थीटा लिखना होगा, n माइनस mg cos थीटा इक्वल टू 0. और यहाँ से लिख सकते हैं n बराबर mg cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना लिख सकते हो, √3/2 लिख सकते हो, √3/2 लिख सकते हो, √3/2 लिख सकते हो. तो n की वैल्यू तो बेटा ये आ गया, n का वैल्यू ये आ गया. और दूसरा क्या लिख सकते हो, t बराबर mg sin 30 डिग्री. अगर डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन देखें तो mg sin 30 डिग्री, डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या लिख सकते हो, mg sin 30 डिग्री, sin 30 का वैल्यू क्या लिख सकते हो, mg/2 इक्वल टू t की वैल्यू ये लिख सकते हैं mg/2 बेटा. ये तो हम लोग ने ब्लॉक के लिए लिख दिया. अब कार्ट के लिए देखते हैं. कार्ट के लिए अब हम लोग को कंडीशंस ऑफ मोशंस लिखना होगा, कंडीशंस ऑफ मोशंस लिखना होगा. तो कार्ट के लिए बेटा, कार्ट के लिए आप देखो, कार्ट के लिए क्या करते हैं, कार्ट के लिए क्या लगता है, इसको हटा दे रहे हैं और कार्ट को यहीं पर दिखाते हैं, कार्ट को यहीं पर दिखाते हैं उस फ्री बॉडी डायग्राम को. तो फ्री बॉडी डायग्राम आप देखो कि कार्ट ये है हमारा, कार्ट ये हो गया बड़ा सा, कार्ट दिखा दिया बड़ा सा यहाँ पर. अब देखो बेटा नॉर्मल फोर्स, चूँकि ये ब्लॉक, ये कार्ट के सरफेस द्वारा ब्लॉक पर ये नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है, तो ब्लॉक भी कार्ट पर इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल का फोर्स लगाएगा. ये देखो नॉर्मल का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, ये नॉर्मल का फोर्स लग गया. अब नॉर्मल का फोर्स लग गया तो इस डायरेक्शन में आप देखो, चूँकि ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा. और ये तो ये डायरेक्शन हमारा कितना हो जाएगा, चूँकि ये n है तो इधर n cos थीटा, ये हो जाएगा n sin थीटा, ये n sin थीटा हो जाएगा. और ये कितना हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा, n cos थीटा हो जाएगा बेटा, n sin थीटा हो जाएगा. और ये n, इसका x कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में n cos थीटा और इस डायरेक्शन में n sin थीटा हो जाएगा. और इस डायरेक्शन में जो इसका फोर्स लग रहा है कार्ट पर, इस डायरेक्शन में, ये जो इस डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है. तो F तो इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, F तो इस डायरेक्शन में लग रहा है F. तो F बराबर क्या लिख सकते हो, n sin थीटा. F बराबर क्या लिख सकते हो, n sin थीटा. तो यहाँ से लिख सकते हो F बराबर बेटा n sin थीटा.
एफ बराबर एन साइन थीटा। एफ बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, एन साइन थीटा। एफ बराबर एन साइन थीटा, है ना, एफ बराबर एन साइन थीटा लिख सकते हैं। तो एफ बराबर बेटा एन साइन थीटा यहाँ से लिख सकते हैं। तो एफ बराबर एन साइन थीटा आप यहाँ से लिखो, और एफ का वैल्यू अगर हम लोग को निकालना है तो एन का वैल्यू रख सकते हो एम जी रूट 3/2, एन का वैल्यू रख दो एम जी, और ये रख दो रूट 3/2, और साइन 30 का वैल्यू रख दो 1/2। तो यहाँ से बेटा निकल जाएगा एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी, हाँ एम जी रूट 3/4। अगर इतना बड़ा फोर्स लगाता है, अगर इतना बड़ा फोर्स लगा रहा है एफ बराबर एम जी रूट 3/4, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। ये काट हमारा इक्विलिब्रियम में होगा, ये काट हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। चले बेटा अब हम लोग जो है सो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, और लास्ट प्रॉब्लम पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो है सो क्लास को ओवर करेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग जो है सो एक हैवी मास ले रहे हैं, हैवी मास विच इज अटैच्ड विद द, एक हम लोग हैवी मास यहाँ पर बेटा ले रहे हैं, एक हैवी मास विच इज अटैच्ड विद द वेटेड रॉड, लाइट वेटेड रॉड। हम लोग यहाँ पर करें एक हैवी मास ले रहे हैं जिसका मास m है, और इस रॉड का भी मास m है, और हम लोग कहें कि एट ए डिस्टेंस x बिलो द रिजिड सपोर्ट फाइंड द टेंशन। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द टेंशन फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट एट ए डिस्टेंस x बिलो द रिजिड सपोर्ट। हम लोग को यहाँ पर टेंशन निकालना है, इस पॉइंट पर टेंशन निकालना है। अब इसकी मास m है, हाँ। अब इसका टोटल स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग क्या कहें कि इसका टोटल लेंथ हमारा स्मॉल l है, स्मॉल l है। तो अगर हम लोग को इस पार्ट का अगर हम लोग को मास देखना हो तो इस पार्ट का मास हम लोग, इसका लेंथ कितना हो जाएगा, l-x हो जाएगा, l-x हो जाएगा। तो चूंकि हम लोग कह सकते हैं बेटा कि l लेंथ पर मास कितना है, m है, तो 1 पर मास कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। तो l-x पर मास कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, m/l, और ये हो जाएगा l-x, ये मास हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस पार्ट को देखो, अगर यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इसको बॉक्स में डाल दें, तो बॉक्स में डालने के बाद यहाँ पर अगर हम लोग l-x का मास दिखा सकते हो, तो यहाँ पर ये बॉक्स, यहाँ पर ये हैवी मास को दिखा दे तो इसका मास mg दिखा दो बेटा। और ये जो रॉड है इसका लेंथ जो l-x है, इसका लेंथ कितना है, l-x है, और इसकी मास जो है अगर m' का हो तो m' को क्या लिख सकते हो, m/l और l-x लिख सकते हो। तो नेट फोर्स अगर इस पूरे सिस्टम का देखो, इस पूरे सिस्टम का नेट फोर्स अगर हम लोग देखते हैं तो, और तो क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स इस पूरे सिस्टम का अगर देखो, इस पॉइंट को अगर हम लोग सिस्टम मान लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा कितना, mg। एक तो mg लग जाएगा इसका हैवी बॉक्स के कारण, और ये जो रॉड है, रॉड का मास हम लोग लिख सकते हैं कितना, रॉड का मास बेटा आप लिख सकते हो, यहाँ से ऐसे दिखाओ, यहाँ से mg दिखा सकते हो कि ये इसका बॉक्स का मास हो गया। अगर इस पॉइंट पर देखो, और इसका देखो, इसका मास अगर लिखना चाहते हो तो इसका मास यहाँ से क्या लिखोगे, इसका मास है m', तो m' के लिए m/l, और ये हो जाएगा l-x इंटू जी। और यहाँ पर एक टेंशन का फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टेंशन, यहाँ पर तो एक टेंशन का फोर्स डेवलप करेगा क्योंकि वेट के कारण है, तो यहाँ पर एक नेट टेंशन T अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक नेट टेंशन T, अगर यहाँ पर एक नेट टेंशन से अगर यहाँ पर T बात करते हैं, क्योंकि हमको x डिस्टेंस बिलो ही तो टेंशन निकालना है, तो यहाँ पर टेंशन T की भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर एक टेंशन T दिखा सकते हैं, यहाँ पर एक टेंशन T दिखा सकते हैं। तो T बराबर हम लोग निकाल सकते हैं कि T की वैल्यू क्या होगी। तो T की वैल्यू बेटा हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो T बराबर हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम है, तो T बराबर हम लोग लिख सकते हैं, T चूँकि अपवर्ड फोर्स है, यहाँ से लिख सकते हैं सिग्मा Fy इक्वल टू 0, और T बराबर हम लोग लिख सकते हैं mg प्लस m/l, और इसको लिख सकते हैं l-x इंटू जी, दैट इज आवर टेंशन।
ये हमारा टेंशन फोर्सेस है, ये हमारा टेंशन फोर्सेस है। तो बहुत ही आसानी ढंग से हमने बेटा इसको निकाला और रिजल्ट को कंक्लूड किया कि आपको देखना है। तो आई होप सो बेटा आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा और सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने समझा होगा अच्छे ढंग से। फिर भी मेरी एडवाइस है कि जहाँ पर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहा उसको अच्छे ढंग से आप समझें, उसको अपने कॉपी में नोटबुक में नोट डाउन करें। और चूँकि फोर्सेस के बारे में इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है कि टेंशन फोर्सेस कैसे एक्ट करता है, नॉर्मल कैसे डेवलप करता है, टेंशन फोर्सेस को कैसे दिखलाना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे दिखलाना है। अगर आपको कहीं डाउट्स होता है तो उस सेशन में, उस लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में हमारे जाके वहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। और आने वाले कमिंग सेशन में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और वहाँ पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स को आपके सामने लेकर आऊँगा। आई होप सो कि आपने इस सेशन को बहुत इंजॉय किया होगा और इस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा। अगर आपने अच्छे से समझा है तो आने वाले आपके कमिंग जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये सेशन आपके लिए और आप आसानी से जो है सो इसके रिगार्डिंग, जो इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग जो है सो जो प्रॉब्लम्स आएंगे बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।